आशुतोष जी एक विश्लेषण लेकर आए हैं, वो एक बार सुन लेते हैं। आशुतोष जी, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दलित वोट बैंक एक मुख्य धारा है, वहां पर सत्ता हासिल करने की, सत्ता पर काबिज बने रहने की, और आज उसी वोट बैंक की लड़ाई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है आशुतोष जी कि यहाँ पर जो दलित के हितैषी बन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की काट ढूंढ रहे हैं। देखिए अर्चना, ये वर्चस्व की लड़ाई है, और जब सियासत में कोई भी व्यक्ति कदम पर रखता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से इन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना। बहन जी जब आई 1984 में, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, और उस समय का जो युग था, उस समय वो एक दलित समुदाय के लिए एक मसीहा बनकर के आई, और नो डाउट उन्होंने काम भी किया, जबरदस्त काम किया, और इसका ही नतीजा है कि वो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन जब हम आज के समय में जाते हैं, और जो स्थितियां हैं हमारे समय में, आज के समय में, वो थोड़ी सी उनके खिलाफ है और विपरीत है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि समय के अनुसार जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को ढाला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी की सरकार रही यहां पर 2006 से लेकर के 2006 में रही, 2003 से 6 तक, और फिर जब मायावती जी आई 2007 में, पूर्ण बहुमत के साथ में वो आती हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालती हैं और काम भी करके दिखाती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जब सरकार जाते जाते उनके विभाग में, चाहे वो बाबू सिंह का नाम आता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है, नकुल दुबे का नाम आता है, कई उच्चतर शिक्षा मंत्री उस समय राकेश दत्त त्रिपाठी थे, कई नाम ऐसे आते हैं जो कहीं न कहीं विवादों में आते हैं, और विवादों में पड़ने के बाद स्थितियां ये होती हैं उनके साथ में कि मायावती जी सत्ता से बाहर चली जाती हैं, और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ में दोबारा फिर आती है सत्ता में, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। स्थितियां वहां पर भी फिर से परिवर्तित होती हैं, और तब परिवर्तित होती है, अगर 2017 का आप ध्यान करें, और 2017 की शुरुआत 2016 का दिसंबर और 2017 जनवरी में, जब अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में तेजी के साथ लड़ाई होती है, और लड़ाई वो होती है वर्चस्व की। अखिलेश यादव अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाते हैं और खुद कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो जो ग्राफ आता है चुनाव से पहले का, वो चुनाव धरातल पर आ जाता है, और फिर समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों की धींगामुश्ती में, इनकी लड़ाई के बीच में मैदान मार ले जाती है भारतीय जनता पार्टी। एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जहां बसपा की ओर से मायावती जी थी मुख्यमंत्री पद का चेहरा, और समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव जो है चेहरा थे सीएम पद का, लेकिन भाजपा की ओर से कोई भी चेहरा नहीं था, और वो चेहरा था एक जो नाम था नरेंद्र मोदी जी का। 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी आए थे केंद्र की सरकार में, उनका एक आभा मंडल उस समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, और उनके चेहरे को देख करके ही लोगों ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में भाजपा की यूपी में सरकार बनी। भाजपा की सरकार तो बन गई, 5 साल उसने काम किया, लेकिन जो चेहरा उभर करके आया योगी आदित्यनाथ का, और लंबे समय के बाद में यह स्थिति हुई कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो दूसरा चुनाव लड़ा गया, उसमें भाजपा ने एक बार फिर से मामला संभाला और रिपीट की सरकार। अब 2027 का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव से पहले ही जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों अपने आप में मजबूत हैं, और मजबूत होने के साथ वो सत्ता, जहां भाजपा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी खोई हुई सत्ता जो 10 साल के करीब लगभग हो चुका है, उस सत्ता को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। और अब लड़ाई है वोट बैंक की। जी आशुतोष जी, बड़ा दो टूक मायावती ने कहा, और उन्होंने पहले बरसाती में मेंढक की बात कही, फिर उन्होंने कहा चंद्रशेखर जैसे नेता मौका परस्त हैं जो दूसरी पार्टियों के इशारों पर काम करते हैं। अब जरा ये किस संदर्भ में था? कौन है दूसरी पार्टियां जो उनको लगता है कि उनके इशारों पर चंद्रशेखर चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है इस वक्त चंद्रशेखर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दलित समाज के लिए। देखिए, चंद्रशेखर को बरसाती मेढक कह देना, मुझे तो नहीं लगता है कि मायावती जी की ओर से उचित कहा गया, और इस तरीके का उनको बयान देना भी चाहिए। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 2021 में ही तो आजाद समाज पार्टी का गठन किया चंद्रशेखर ने, और गठन करने के बाद नगीना से वो विधायक भी सांसद भी चुन करके आए हैं, उसी नगीना से चुन करके आए हैं जहां बसपा के जो मुख्य कोऑर्डिनेटर बने हैं इस समय आकाश आनंद, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। तो 2 नाम सामने आते हैं, एक बसपा में नाम सबसे बड़ा है जिसको उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है बहन जी का, वो नाम है आकाश आनंद, और दूसरा नाम आता है चंद्रशेखर का। आकाश आनंद 2021 के बाद में अब 2025 में भी आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं। उनका अगर कोई भी कद देखा जाए तो वो उनकी महत्ता इस बात को लेकर के हो जाती है कि वो बहन जी के भतीजे हैं। हाँ।
ठीक है। बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाए गए हैं कि वो मायावती जी के भतीजे हैं और मायावती जी ने कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से ये घोषित कर दिया है कि उनके बाद में अगर पार्टी कोई संभालेगा तो वो पार्टी संभालने के लिए आकाश आनंद होंगे। लेकिन जब हम चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर एक छोटे से गांव का लड़का निकल करके आता है, अपने दलित समाज की बात को कहता है, आगे बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद स्थिति यह हुई कि उनका एक इतना बड़ा मंडल हो जाता है कि वो अकेले दम पर नगीना से न केवल लोकसभा की सीट जीतते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, करीब 15 से 20 नहीं, करीब 40 जिलों में इस समय स्थिति यह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन है मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। और अब आ गई बात कि वोट बैंक किसका है। 36% का वोट बैंक था ना मायावती जी के पास में, Yes. आज वो रह गई हैं 10 से नीचे, 9, 9.5 के करीब उनका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को भी हथियाने की लड़ाई चल रही है। चंद्रशेखर को लगता है कि वो 9% का वोट भी अगर हमारे पास आ जाएगा तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से 10, 15, 20 सीटें जीत जाएं। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो